ये थाना कचहरी पटवारी की पॉलिटिक्स ने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया। पंजाब पुलिस को मैं वो देखना चाहता हूं जो पख्तूनख्वा की पुलिस बन गई थी। हमें गलत आदतें पड़ चुकी हैं, हमने इसको चेंज करना है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग न्यूज़ आवर विद सलमा एंड आई एम सलमा कौसर। नाज़रीन, पाकिस्तान में जहां गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी जैसे मसाइल हैं, वहां पर एक बहुत ही अहम मसला है जिसका ताल्लुक कानून और इंसाफ से है। जब कोई मसला हो जाता है तो लोग थानों में घूमते हैं, FIR दर्ज नहीं होती और जब FIR दर्ज हो जाती है तो कई साल लग जाते हैं, इंसाफ नहीं मिल पाता। बहुत से केसेस हमारे सामने आते हैं, ये क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, लूप होल्स कहाँ पर हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान भर में और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक काम करने वाला सबसे मोतबर नाम डॉक्टर शुएब सडल साहब बतौर IG बलोचिस्तान और सिंध में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा बतौर DGIB भी सर्व कर चुके हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आने के बाद डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर शुएब सडल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सर, आपने 2 सूबों की पुलिसिंग का निज़ाम बड़े करीब से देखा है। लूप होल्स कहाँ पर थे जिसकी वजह से जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं वो अदम शवाहिद की बिना पर छोड़ दिए जाते हैं, या समटाइम्स जो लोगों को FIR दर्ज कराने में मुश्किलात होती हैं, बड़े बेसिक लेवल से शुरू होती हैं और फिर इंसाफ की फराहमी तक मुश्किलात का सिलसिला चलता रहता है। आपके ख्याल में वो कौन से लूप होल्स हैं जिन पर प्रायोरिटी बेसिस पे काम करने की ज़रूरत है? देखें, एक तो जो हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं कि जिस पर्पज़ के लिए ये निज़ाम बनाया गया था, अब उस बात को 150 साल से ऊपर हो गया है। सो वो निज़ाम अब करंट जो सिचुएशन है हमारी, उसके लिए वो कंफर्म नहीं करता उससे। सही। तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हम अपने मौजूदा जो हालात हैं इनके मुताबिक अपना पूरे का पूरा जस्टिस सिस्टम जो है उसको फिक्स करें। आपने FIR की बात की, अब दुनिया में FIR का कोई ऐसा झगड़ा अब नहीं रह गया हुआ जैसे इधर हमारे यहाँ है, और उसकी वजह बुनियादी वही है जो 150 साल पुराने उस वक़्त कहा गया कि जी जो कुछ FIR में लिखाया जाएगा वो एडमिसिबल होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और जो कुछ बाद में इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बताया जाएगा वो इनएडमिसिबल होगा। तो ये एक बुनियादी ख़राबी है इस निज़ाम में, और जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे, यानी आप उसको कुछ भी बयान दे दें, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। और हमारी तो खैर सोसाइटी जिस तरह की है, अब इवन जो मैजिस्ट्रेट 164 का स्टेटमेंट जो है वो लेता है, और जो हर लिहाज से एडमिसिबल होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन लोग उससे मुकर जाते हैं। वो कहते नहीं जी हमने तो ये कहा ही नहीं था जी, हम तो उस वक़्त यूँ था और प्रेशर में थे और ऐसे था और वैसे था। तो अब जो लोग जो अंग्रेज़ हमें ये निज़ाम दे के गए, उनके यहाँ तो एक कांस्टेबल की जो एविडेंस है उस पर कन्विक्शन हो जाती है। True. और इधर तो आप रोज़ देख ही रहे हैं जो हालात हैं, और फिर सिस्टम इतना कम्बरसम हो चुका है कि ये तो पर्पज़ था ही नहीं कि भाई आप आज एक केस दर्ज हो तो 20 साल बाद उसका 30 साल बाद जाके फ़ैसला हो, और स्कैंडलस किस्म की बातें हैं हमारे सिस्टम पे। एक कोई साल पहले 1.5 साल पहले ये वाक़या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को मर्डर केस में बरी कर दिया, तो बाद में पता चला जी कि उनको तो 2-3 साल पहले फांसी हो गई थी। तो मतलब ये कोई चीज़ें अब करने वाली हैं हमारी, यानी जुडिशल सिस्टम में भी कुछ चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। सर, इसकी जाने भी आएंगे, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही, आपने 2002 का जो पुलिस ऑर्डर था उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार किया था, वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, क्यों उसको इतना रेजिस्ट किया गया, और उस पर अमल दरामद ना होने की क्या वजूहात थी आपके ख्याल में?
देखें, दो तरफ से उसको अपोजिशन थी। एक तो अपोजिशन थी जो हमारी एलीट क्लास है इसकी तरफ से, वो ये नहीं चाहते थे कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात की जाए। वो ये कहते हैं कि भाई पुलिस हमारी नौकरानी के तौर पे काम करे और जिसको हम कहें पकड़ ले, जिसको हम कहें छोड़ दे। तो अब ये तो निज़ाम पुलिस का दुनिया में अब है नहीं, क्योंकि पुलिस का बेसिक जो फंक्शन है वो है टू एडमिनिस्टर लॉ। तो लॉ हर एक पे एप्लीकेबल होता है, यानी ये वाहिद महकमा है पुलिस का कि जिसमें कांस्टेबल के ऊपर भी वही लॉ है और वही लॉ जो है वो आईजी के ऊपर है और सबके लिए मतलब सेम वे में उसको ट्रीट करना है। अब अगर हम कहें कि नहीं जी पुलिस जो है वो तो उसकी सरकार की मुलाजम है, तो मुलाजम ज़रूर है इस सेंस में कि भाई तनख्वाह तो ज़ाहिर है सरकार नहीं देनी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको कहें कि इन्वेस्टिगेशन गलत कर दो या फ़लाने को पकड़ लो, फ़लाने को छोड़ दो, फाइल गायब कर दो। तो इस तरह की जो कबाहतें हैं जब तक हम सिस्टम को दूर नहीं करेंगे, तो यही एक तो मेन वजह बनी पुलिस आर्डर 2002 की जो अपोजिशन आई। तो मुझे याद है मैं ख़ुद एक मीटिंग में था, तो वहाँ एक सूबे के सीएम ने ये कहा कि देखें जी इसमें बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी जो है वो शुरू कर दी गई है, तो हमें तो इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, हमने तो पुलिस वालों से काम लेना होता है। तो अब अगर इस तरह के हमारे एटीट्यूड्स हों तो उसमें आप अंदाज़ा कर लें कि उसमें क्या होना है फिर। तो ये अब फिर झगड़ा पड़ गया कि जी ये पुलिस एक्ट जो है या पुलिस आर्डर जो है ये अब 18वीं तरमीम के बाद सूबे इसमें जो चाहें वो कर लें। सही। हालांकि ये उसका कतन मतलब नहीं था, उस पे कई साल लगे हैं। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई हुई है कि जिसमें उन्होंने होल्ड किया है कि नहीं ये लॉ जो है ये पहले की तरह ही कंकरेंट सब्जेक्ट है और इसमें ठीक है सूबे भी छोटी मोटी कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेन अमेंडमेंट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही करेगी जो पार्लियामेंट है। सर, इमरान खान साहब का एजेंडा था कि पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमें कोई उस पर अमल दरामद नज़र नहीं आया। आपके सामने नासिर दुरानी साहब को लाया गया था पंजाब में, क्योंकि पंजाब पुलिस को सबसे ज़्यादा करप्ट होने का इल्ज़ाम दिया जाता था, इल्ज़ाम लगाया जाता था पंजाब पुलिस पे, लेकिन हमें कोई तब्दीलियाँ नज़र नहीं आ सकी। उसकी वजूहात सियासी थी या हमारा पुलिस कल्चर अब इतना करप्ट हो चुका है, इतना ख़राब हो चुका है कि अब उसमें बेहतरी की गुंजाइश नहीं रही? नहीं, देखें पुलिस कल्चर का भी इशू है नो डाउट, और जो जैसे मैंने आपको कहा है कि देखें कोई इस मुल्क में मेरे ख्याल में शायद ही ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसने ये नारा नहीं लगाया कि जी हमने पुलिस को रिफॉर्म करना है। आप कि शायद ये बात इल्म में है या नहीं है कि इस वक्त तक को 25 से 30 मुख्तलिफ कमेटियाँ और कमीशंस पुलिस पे बन चुके हैं 47 से लेके, और हर एक ने जो मेन फाइंडिंग है वो यही थी कि जी आप इस निज़ाम को बदलें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कायदे आज़म ने 16 अगस्त 1947 को कराची में ये कहा कि हम इस निज़ाम को बदल देंगे, और उसके मुताबिक एक लॉ जो है वो ड्राफ्ट भी हुआ, असेंबली ने उस लॉ को पास भी कर दिया, लेकिन उस दौरान लोगों को पता चल गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो जो उनके दस्तखत होने थे फाइनली वो दस्तों से रह गया। तो वो आज तक वो लॉ है जो सिर्फ इस वजह से पड़ा हुआ है कि जी दस्तखत नहीं हुए, और भाई दस्तखत नहीं हुए तो जो बाद में जो भी गवर्नर जनरल आए उनसे करा लें, लेकिन फिर वो पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में मुख्तलिफ सर्विसेज जो हैं उनका आपस का झगड़ा है, जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल क्लासेस हैं वो चाहती नहीं हैं कि पुलिस इंडिपेंडेंट हो और जैसे दूसरे मुल्कों में काम करती है उस तरह से इधर करे। तो इस वजह से ये रिफॉर्म्स की एफर्ट जो है वो वहाँ की वहाँ ही पड़ी रह जाती है।
ठीक, यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आपके ख्याल में अहम होता है। सर मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आने के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कुछ पंजाब की खुसूसन बात करेंगे और सिंध में काफ़ी आपने काम किया है तो सिंध के हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर शुएब सैडल हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सर इससे कबल हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। जो प्रमोशन होता है, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, इस सब में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है हमारे यहाँ और इसकी वजह से मसाइल क्या पैदा होते हैं, पुलिस के काम पर कितना असर पड़ता है, कितना इफेक्ट होता है? देखें ना, पहला जो स्टेज है ना वो तो है कि आपने जो रिक्रूटमेंट है वो क्या मेरिट पे की है या नहीं। तो अगर आपकी रिक्रूटमेंट मेरिट पे नहीं होगी तो और उस वक्त इन्फ्लुएंस चलेगा या पैसे चलेंगे या जो भी होगा तो वो फिर पूरा महकमा जो है ना वो एक तरह से डिबिलिटेशन में चला जाता है, क्योंकि जो लोग तकड़ी सिफारिश से आते हैं वो ना तो फिर बाद में ट्रेनिंग सही लेते हैं, ना वो डिसिप्लिन में होते हैं। जब कभी उनको कोई पूछता है तो वो अपने सिफारशी के पास जाके पहुंच जाते हैं और आप उनको डिसमिस भी कर दें, कुछ अरसे के बाद वो अदालतों से इधर उधर फिर के वकीलों को पैसे दे के फिर वापस आ जाते हैं। तो आपको ये सारा जो निज़ाम है ना इसको अपसाइड डाउन एक दफ़ा करने की ज़रूरत है। तो पहली सीढ़ी तो यही है कि जी आप भर्ती जो है वो एब्सोल्युटली मेरिट पे करें। दूसरा फिर स्टेप है कि आपने उनका जो ट्रेनिंग है वो इस तरह से करें कि वो प्रोफेशनल ऑफिसर्स के तौर पे जाने पहचाने जाएं फिर और उनको काम अपना जो है पूरी तरह से आता हो और साथ साथ वो सीखते रहें। सही। फिर तीसरा उसमें एलिमेंट आता है कि आपने उनकी जो कैरियर प्रोग्रेशन है जिसको हम प्रमोशंस कहते हैं वो आपने अगेन मेरिट पे करनी है और उसमें ये नहीं है कि किसी की सिफारिश चले और तो अच्छा फिर सर, उसके बाद जी जिस तरह पंजाब में नासिर दुरानी साहब को जिस वक्त लाया गया था उनके जाने के बाद क्या किसी लेवल पे आपसे भी रब्ता किया गया था, आपको भी कांटेक्ट किया गवर्नमेंट ने कि आप आएँ कुछ चेंजेस लेके आएँ? नहीं, मुझे तो शुरू में इससे पहले बल्कि नासिर से कहा गया था, लेकिन ये है कि आपको देखना होता है ना कि भाई माहौल जो है वो वाकई है ऐसा कि जिसमें इतनी जो चेंज है जो हम मांग रहे हैं वो मुमकिन होगी। सही। और अगर आपको ये नज़र आ रहा हो कि ये मुमकिन नहीं होगा तो फिर आपको अपना वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए और आप के बारे में लोगों का एक व्यू भी होता है। फिर वो समझते हैं कि अच्छा यार इसने भी किया तो कुछ भी नहीं है, तो उनको ये तो नहीं फिर आदमी एक्सप्लेन कर सकता हर वक्त कि भाई ना करने में ये वजूहात थी। यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ऐसा माहौल नहीं था कि चेंजेस इंप्लीमेंट होती? कौन सी गवर्नमेंट में? इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ऐसा माहौल आपको नज़र नहीं आया कि चेंजेस इंप्लीमेंट हो पाती? नहीं, मैं देखें इमरान खान इज़ कमिटेड कि ये सारी जो चेंजेस हैं गवर्नेंस से रिलेटेड ये की जाएं, लेकिन जो बड़ा मसला हुआ है ना उस इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद वो ये था कि आपके पास टोटल वोट्स कितने हैं और इन वोट्स के साथ क्या आप जो डिफ़िकल्ट चेंजेस हैं वो कर सकते हैं और अगर करेंगे तो आपकी गवर्नमेंट पर कितने दिन चलेगी। तो वो हैं इश्यूज़ असल में। तो अगर तो कोई 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती या कम से कम 20-25 सीटें चलो और मिल जाती जिससे कंफर्टेबली गवर्नमेंट रन हो सकती तो फिर ये चेंजेस ज़रूर कम से कम अटैम्प्ट ज़रूर की जाती, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो मेन वजह हमारा ये जो सिस्टम है ये है
कि जिसमें ग्रुप बन जाते हैं, कोई इधर ग्रुप निकल जाएगा, कोई उधर निकल जाएगा, आप पे नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो आपकी अपोनेंट पार्टीज़ हैं वो हर वक्त आपको डिस्टेबलाइज करने में लग जाएंगी। या तो कि ये जो मैटर्स हैं जिन पे नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है। देखें, पुलिसिंग कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ का इशू नहीं है, पुलिसिंग इशू है आम आदमी का, जो पिसता है इस सिस्टम की वजह से। तो इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि इस पे सारी पार्टीज़ इकट्ठी हों कि जी हम इस तरह की पुलिस चाहते हैं। लेकिन वो कभी होता नहीं है, बातें ज़बानी करेंगे, अंदर से जब भर्ती होनी होगी फिर आके बैठ जाते हैं कि जी नहीं वो देखें जी हमारा एक भी नहीं बंदा हो सकता और ये है वो है। और मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा कोई इस तरह का 100 के करीब ऐसे लिए हुए इधर सियाले में अंडर ट्रेनिंग थे और ट्रेनिंग वो करते नहीं थे, तो कमांडेंट ने यहाँ से उनको निकाल दिया। वो उधर लाहौर चले गए और जाके उधर उन्होंने जुलूस निकाल दिया कि जी हम तो इस तरह की ट्रेनिंग नहीं कर सकते और हमें जिन्होंने भर्ती किया है बस हम उनके पास आ गए हैं। तो बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि फिर फैसला ये किया गया कि जी चलो जी इनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत कोई नहीं है, जितनी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम मॉडल कोड से मुतालिक भी थोड़ी सी बात करते हैं। कतई कलामी के लिए माजरत चाहूँगी, मुझे एक और शॉर्ट ब्रेक लेने, वापस आते ही हम इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर शुएब सैडल हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, जो हमारा अदालती निज़ाम है उसमें अभी तक जिद्दत क्यों नहीं आ सकी, वो इतना स्लो क्यों है? और आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए बड़ा काम किया है, तो उसमें आपको किस हद तक कामयाबी मिली है? नहीं, मैंने तो कहा ना कि जो सारे सब सिस्टम्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उनको बदलने की ज़रूरत है और बड़ा फंडामेंटली बदलने की ज़रूरत है। तो उसमें हमारी कोर्ट्स भी हैं और कोर्ट्स को हमें और ज़्यादा जो ख़राबी है ना वो इस एक बात में है कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो भेज दिए जाते हैं अदालत में, जबकि उनको वहाँ भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ सिर्फ वो केसेस जाने चाहिए जिनमें सफिशेंट एविडेंस हो और उस एविडेंस की बेस पे कन्विक्शन जो है वो उम्मीद रखी जाए कि वो हो जाएगी। अगर एविडेंस पहले ही वीक है तो उसको तो सारी दुनिया में अब फिल्ट्रेशन का सिस्टम है कि वो एक तरफ फाइलें जो हैं वो रख दी जाती हैं कि भाई इनमें एविडेंस है लेकिन सफिशेंट एविडेंस नहीं है, तो लिहाजा ना हम अदालत का टाइम ज़ाया करेंगे, ना पुलिस का टाइम ज़ाया करेंगे, ना गवाहों का करेंगे, उस पर ख़र्चा भी आता है। तो इस तरह से थोड़े केसेस ऊपर जाते हैं जिनमें सफिशेंट एविडेंस होता है और वो फैसला होते जाते हैं। अब मैं अगर बताऊं आपको कि वहाँ जापान में 99.97% है कन्विक्शन रेट। अब इसको आप समझिए हैं कि 10,000 में 3 केसेस हैं जिनमें कन्विक्शन नहीं होती जी। अब हमारे यहाँ 10,000 में से 3 में हो जाए तो बड़ी बात है, सही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब तक हम इसको नहीं चेंज करेंगे ये सारा सिस्टम अब एब्यूज में चला और गया। भी हमारे यहाँ खामियां हैं कि अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जैसे ढेरों केसेस हैं, 51,387 केसेस पेंडिंग है अभी, और हमारे पास सिर्फ 17 जजेस हैं। इसी तरह अभी करंटली हम देखें तो 21,60,000 केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में पाकिस्तान में, और सिर्फ 3,067 जजेस हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस पर किस तरह से पेशरफ्त हो सकती है? नहीं, देखें मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है ना जजेस इसी निज़ाम के तहत बढ़ाने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना।
जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर आप उनको स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर लें, लेकिन बेसिक जो काम करने वाला है वो ये है कि अदालतों में कम केसेस भेजें और सिर्फ वो केसेस भेजें जिनमें कन्विक्शन जो है वो लाइकली है। और अगर जज ने उसको आपके फेंक के उधर कहना कि ये क्या लेके आ गए हो, तो मतलब इट इज़ यूजलेस और वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ रिसोर्स। यानी आपके ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि निज़ाम की तब्दीली हो तो ही तब्दीली आ सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। न्यूज़ आवर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।